हेलो नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी मेंस की क्लासेज स्टार्ट कर दी है और आज क्लास 1 होगी। जो जीएस पेपर 1 का जो सिलेबस है उसके रिकॉर्डिंग आपको सारे टॉपिक दिए जाएंगे और इसी कड़ी में यह जीएस पेपर 1 का जो टॉपिक है मौर्य कला से संबंधित, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएं होती हैं और सांख्यिकी विश्लेषण, ये 3 खंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें पहला खंड आपका हिस्ट्री से संबंधित होता है, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। दूसरा खंड जो होता है वह समसामयिकी घटनाओं से संबंधित होता है, इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे और 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। नेक्स्ट सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण से 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो जीएस पेपर 1 में इस तरीके से आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे टोटल, और जो इतिहास और समसामयिकी घटनाओं से जो संबंधित क्वेश्चन होंगे वो 38 मार्क्स के होंगे और ये सांख्यिकी विश्लेषण वाला 36 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो आज हम लोग इतिहास की जो खंड सिलेबस के टॉपिक में मौर्य कला दिया गया है उसको देखेंगे। कला में जो आपको पढ़ना है वह मौर्य कला, पाल कला और पटना कलम चित्रकारी, ये 3 कलाएं आपको हिस्ट्री में पढ़नी है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे तो सारे जो पेपर हैं वह सिलेबस के टॉपिक के हिसाब से बनाए जाते हैं, इसलिए आपको ना तो सिलेबस का कोई भी टॉपिक छोड़ना है, ना तो सिलेबस से अधिक आपको पढ़ना है। जैसा कि हिस्ट्री में आधुनिक भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं सदी के मध्य से लेकर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, नेहरू से संबंधित प्रश्न होंगी, पाश्चात्य शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन होंगी और इसमें बिहार का संदर्भ भी लिया जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका क्या थी, संथाल विद्रोह, बिहार में 1857 का बिरसा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। फिर उसके बाद कला, ये 3 कलाएं आपको पढ़नी होंगी, मौर्य काल की कला, पटना कलम चित्रकारी और पाल कला। आप लोगों को मौर्य काल की सिर्फ कला स्थापत्य को पढ़ना है, मौर्य साम्राज्य की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस में केवल आपको कला मेंशन की गई है। और सेकंड आपका होगा सांख्यिकी विश्लेषण वाले क्वेश्चन। अगर मैं 66 जो बीपीएससी का मेंस हुआ था उसका जीएस पेपर 1 को अगर हम देखें तो आप लोग पाएंगे कि सारे जो क्वेश्चन हैं वह सिलेबस के रिकॉर्डिंग ही पूछे गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हिस्ट्री के 6 क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। पहला क्वेश्चन था संथाल विद्रोह के कारण बताइए, संथाल विद्रोह से था। सेकंड बिरसा आंदोलन, आप देख सकते हैं ये भी सिलेबस में। चंपारण सत्याग्रह से संबंधित था, ये स्वाधीनता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ था। चौथा क्वेश्चन सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्ष पर नेहरू के विचार, तो नेहरू, टैगोर और गांधी 3 मेंशन सिलेबस में। इसमें पटना कलम चित्रकारी कला पूछी गई थी 66 बीपीएससी के मेंस में। और जो छठा क्वेश्चन था उसमें सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार, जयप्रकाश नारायण, भारत छोड़ो आंदोलन और सुभाष चंद्र बोस आईएनएस। तो इन 6 क्वेश्चनों में आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर हम लोग। आज का टॉपिक है मौर्य कला, और मौर्य कला इसलिए इस बार इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये भी 4-5 दिन पहले मौर्य कला की जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो चरमोत्कर्ष था स्थापत्य कला में, स्तूप कला शैली थी, और जिसमें स्तूप कला को, सांची का जो स्तूप है उसको हाल ही में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी मौर्य कला। तो स्टार्ट करते हैं मौर्य कला को। मौर्य कला को आप लोगों को 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ना है। 38 नंबर का क्वेश्चन होता है और 38 नंबर के क्वेश्चन को अगर मैं शब्द सीमा की बात करूं तो लगभग 550 शब्द सीमा इसकी जो है एनफ होती है। 550 से 600 शब्दों में आप लोगों को ये क्वेश्चन 38 नंबर का अटेम्प्ट करना होता है। तो उसके लिए आप लोगों को एक कंटेंट होना चाहिए, सिनॉप्सिस अच्छे से तैयार कर लो। 4-5 पेज का नोट्स नहीं, हर टॉपिक में कम से कम 1.5 से 2 पेज का आप लोगों को नोट्स होना चाहिए, जिसमें सारी चीजें आ जाए। तो मौर्य कला को हम लोग 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला दरबारी कला, दरबारी कला में हम लोग पढ़ेंगे महल स्थापत्य कला, मौर्य काल की स्तंभ स्थापत्य कला और स्तूप स्थापत्य कला। दूसरा जो भाग इसमें होगा लोकप्रिय कला। लोकप्रिय कला में हम लोग गुफाओं की स्थापत्य कला देखेंगे, मृद भांड देखेंगे इस काल के, और मूर्तियां देखेंगे। मौर्य काल में जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग कम से कम 40 से 50% जो क्वेश्चन है वह स्तंभ और स्तूप से लिखेंगे। बाकी जो आप लोगों का बचेगा 40% 50% क्वेश्चन वो इन 4 जो चीज मेंशन करना है, महल, गुफा, मृद भांड और मूर्तियों को। तो महल, सबसे पहले हेडिंग हम लोग महल बनाएंगे। तो महल कैसे थे, तो कुम्हरार का पाटलिपुत्र स्थित एक महल था। कुम्हरार का पाटलिपुत्र में स्थित एक महल था और जिसकी जो निर्माण सामग्री थी
तो आप लोग एक एग्जाम्पल देंगे। और महल के लिए जो निर्माण सामग्री थी मौर्य काल की, वह मुख्यतः लकड़ी की थी। ईरान में परसोपोलिस के अकमेनियन महलों से प्रेरित था यह महल। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था, ये काफी इंपॉर्टेंट था। चंद्रगुप्त मौर्य का महल कुम्हरार में, पाटलिपुत्र में स्थित था और यह ईरान के परसोपोलिस के अकमेनियन महलों से प्रेरित था। मेगस्थनीज ने भी इस महल का वर्णन किया और जिसे मानव जाति की सबसे बड़ी संरचना के रूप में इसको कहा। तो ये होगी महल के लिए। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है महल में आप लोगों को 4-5 पॉइंट याद रखने, जिसमें इसकी निर्माण सामग्री मुख्यतः लकड़ी की थी। और जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वह ईरान के परसोपोलिस के अकमेनियन महलों से प्रेरित था। और इस महल की जो बात है वह मेगस्थनीज ने इसका वर्णन किया और जिसको मानव जाति की सबसे बड़ी संरचना के रूप में इसको कहा। तो कुम्हरार का पाटलिपुत्र महल के लिए एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड, स्तंभ। स्तंभ अब किस लिए काम में आते थे? तो स्तंभ का सबसे पहला उद्देश्य था राजकीय प्रतीकों के रूप में। तो स्तंभ जो थे वो राजकीय प्रतीकों के रूप में बनाए जाते थे। दूसरा, इनके बनाने का उद्देश्य था युद्ध में जीत के उपलक्ष्य में। और तीसरा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था राजकीय उपदेशों के प्रचार में। तो ये स्तंभ के हो गए 3 उद्देश्य। और जो अशोक का स्तंभ है सारनाथ का, ये महत्वपूर्ण स्तंभ हो जाता है मौर्य काल में बनाया गया। तो आप लोग स्तंभ की एक अच्छे से चित्र बना सकते हैं जैसा कि हमने बनाया। तो ये जो स्तंभ है यह एकास्म पत्थर से निर्मित है, एकास्म पत्थर से बनाया गया। और उसके बाद एक घंटे के आकार की यहाँ पर आकृति बनाई जाती थी। फिर उसके बाद एक अबेकस बनाया जाता था चौकोर, जिसमें जो आपका चक्र है झंडे से लिया गया है वो इसमें बनाया था 24 तीलिया। और दोनों तरफ इसके जानवर होते थे, जिसमें नॉर्थ की तरफ सिंह आप देख सकते हैं, ये 4 सिरों वाला सिंह था। और वेस्ट की तरफ अश्व थे, घोड़े थे। और ईस्ट की तरफ हाथी और साउथ की तरफ वृषभ था। जो ये सिंह थे ये जो धम्म के प्रचार से संबंधित थे, चारों दिशाओं में धम्म के प्रचार से संबंधित था, क्योंकि इसमें 4 शेर, आप जब इसकी पिक्चर देखेंगे तो 4 शेर मिलेंगे चारों दिशाओं में। अश्व जो था यह महात्मा बुद्ध की घर छोड़ने की जो थी उसके उपलक्ष्य में, परिनिर्वाण के संबंध में। जो हाथी था इनके जन्म के समय माता के घर में जब सपना देखती हैं तो हाथी देखती हैं, तो उसके संबंध में। और जो वृषभ है यह बुद्ध की जो है राशि से संबंधित था। ये जो यहाँ पर पॉइंट है इसे अबेकस कहते हैं, वृत्ताकार या आयताकार होता है। और यह भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इसे लिया गया है। और इसी के नीचे जो है सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है। शीर्ष को जो है कैपिटल कहते हैं। तो ये आपको चित्र बना देना है। सामान्यतः चुनार के बलुआ पत्थर से इसको निर्मित किया गया था। औसतन 40 फीट ये ऊंचे थे। अन्य एग्जाम्पल में लौरिया नंदनगढ़ बिहार का स्तंभ भी इंपॉर्टेंट था। तो आप लोग एक स्तंभ बना दीजिएगा और थोड़ा सा स्तूप। अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम लोग स्तूप पढ़ेंगे। ये हो गया स्तंभ। तो स्तंभ के लिए 3 प्रमुख उद्देश्य राजकीय प्रतीकों के रूप में, युद्ध में जीत के उपलक्ष्य में और राजकीय उपदेशों के प्रचार में इनका यूज करते थे। और ये आपका हो गया स्तंभ। नेक्स्ट, स्तूप के बारे में। वैदिक काल से भारत में प्रचलित शवाधान टीले के रूप में ये स्तूप बनाए जाते थे, जिसमें मृतकों के अवशेष और राख को रखा जाता था। अशोक की स्तूप कला अशोक के काल में, अशोक मौर्य काल से संबंधित थी। और अशोक के काल में यह स्तूप कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। लगभग 84,000 स्तूप अशोक ने बनवाए थे। वैदिक परंपरा द्वारा प्रेरित स्तूपों को बौद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। बुद्ध की मृत्यु के बाद 9 स्तूप बनवाए गए, जिसमें 8 में उनकी मेथी में बुद्ध के अवशेषों को रखा गया और 9वें में वे बर्तन रखे गए जिसमें मूल रूप से इन अवशेषों को रखा गया था। तो ये होगी स्तूप के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जिसमें वैदिक काल से ही स्तूप बनाए जा रहे थे। इन स्तूपे में समाधान टीले और मृतकों के अवशेष रखे जाते थे। अशोक के टाइम पर स्तूप कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई और लगभग 84,000 स्तूप अशोक ने अपने काल में बनवाए थे। और ये वैदिक परंपरा द्वारा प्रेरित उस स्तूपों को बौद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। अर्थात बुद्ध के समय में ये जो स्तूप कला है अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी, क्योंकि बाद में जब बुद्ध की मृत्यु हुई उसके बाद 9 स्तूप बनवाए गए, जिसमें 8 में उनकी मेथी में बुद्ध के अवशेष रखे गए थे और 9वें में वे बर्तन रखे गए जिनमें मूल रूप से इन अवशेषों को रखा गया था। तो आप लोग स्तूप का एक चित्र बना देंगे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। बढ़िया सा चित्र बनाएंगे। नीचे एक आधार बेस बनाएंगे, उसके ऊपर ये प्रतिक्षणा पथ बनाएंगे आप लोग, प्रतिक्षणा पथ। और फिर एक अर्धवृत्ताकार ये ऐसा स्तूप बन जाएगा। स्तूप के ऊपर ये हर्मिका है और उसके ऊपर छत्र भी बनाया जाता था। ये हो गया स्तूप गुम्बद। और ये पूर्वी तोरण, दोनों तरफ आप तोरण बना देंगे, पश्चिमी तोरण और पूर्वी तोरण। और ये जो भाग देख रहे हैं प्रतिक्षणा पथ था। और इसमें चढ़ने के लिए, स्तूप में चढ़ने के लिए दोहरी सीढ़ी नुमा रास्ता था और ये दक्षिणी तोरण था। तो इस तरह हो गया आपका स्तूप का ये चित्र।
और स्तूपों को अब थोड़ा सा इसको हम इलेबोरेट कर देंगे, इसमें क्या क्या विशेषताएं थी। तो स्तूप का जो कोर था वह कच्ची ईंटों का बना था, जबकि बाहरी जो सतह थी वह पक्की ईंटों से बनी होती थी और प्लास्टर की मोटी परत से ढका जाता था। अर्थात जो अंदर का जो एक कोर था, अंदरी हिस्सा था, ये कच्ची ईंटों का बनाया जाता था और जो बाहरी सतह थी इसकी पक्की ईंटों की बनाई जाती थी और इसके ऊपर जो है प्लास्टर की मोटी परत भी लगा दी जाती थी। तोरणों को लकड़ी की मूर्तियों द्वारा सजाया जाता था। ये जो तोरण देख रहे हैं आप लोग, पश्चिमी और पूर्वी तोरण, दक्षिणी तोरण, तो इनको लकड़ियों की मूर्ति से सजाया जाता था। श्रद्धालुओं द्वारा पूजा के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा पथ के चारों ओर चक्कर लगाया जाता था। तो प्रतिष्ठा पथ आप लोग मंदिर स्थापत्य कला पढ़ेंगे तो उसमें भी प्रतिष्ठा पथ बनाया जाता था। जो मंदिर होता था तो उसके चारों ओर प्रतिष्ठा पथ घूमने के लिए एक स्पेस दिया जाता था। तो श्रद्धालुओं द्वारा पूजा के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा पथ के चारों ओर चक्कर लगाया जाता था। कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आप दो देंगे, जैसे सांची का स्तूप अशोक के स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध स्तूप था और इसी स्तूप को भी हाल ही में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको नामित किया। सेकंड आप लोग पिपरवाह का स्तूप दे सकते हैं, यह सबसे प्राचीन स्तूप था जो उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह जो सांची का स्तूप है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये हमने पढ़ लिया है दरबारी कला को, जिसमें महल, स्तंभ और स्तूपों को देख लिया है। अब लोग हम पढ़ेंगे लोकप्रिय कला, जिसमें सबसे पहले गुफा स्थापत्य कला। गुफा स्थापत्य कला बेसिकली चट्टानों को काटकर बनाई जाती थी और ये मुख्यतः विहार अर्थात निवास स्थल होते थे, सामान्यतः बौद्ध और जैन भिक्षुओं के लिए। अर्थात जैन और बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए जो है चट्टानों को काटकर एक स्थापत्य कला, गुहा स्थापत्य कला बनाई जाती थी, जिसको हम विहार कहते थे। बाद में मौर्योत्तर काल में चैत्यों का निर्माण होने लगा था और चैत्य जो थे वह मुख्यतः प्रार्थना स्थल के लिए यूज किए जाते थे। लेकिन मौर्य काल में जो है विहार के रूप में बौद्ध और जैन भिक्षुओं के निवास स्थल के रूप में जिसे कहा जाता है, इन चट्टानों को काटकर इनका निर्माण किया जाता था। बाद में ये बौद्ध मठों के रूप में लोकप्रिय हो गए। फिर मौर्यकालीन जो विशेषता थी सर्वप्रमुख, अत्यधिक पालिशदार भीतरी दीवारें व अलंकृत प्रवेश द्वार होते थे। तो ये हो गया आपका जैसे चट्टानों को काटकर बनाया गया गुहा स्थापत्य कला। तो ये क्या होती थी, अत्यधिक पालिशदार होती थी। जिसकी भीतरी दीवारें थी वो अत्यधिक पॉलिशदार होती थी। ये जो दीवारें हैं भीतरी, ये अत्यधिक पॉलिशदार होती थी और अलंकृत प्रवेश द्वार, जो प्रवेश द्वार देख रहे हैं ये अलंकृत होते थे। इसमें हाथी, अन्य जानवरों की जो है चित्रकारी की जाती थी। अगर हम उदाहरण दें तो बिहार में जो बराबर और नागार्जुन की गुफाएं गुहा स्थापत्य कला का उदाहरण है मौर्य काल में, और नासिक की पांडवलेनी गुफाएं जिसमें 24 बौद्ध गुफाओं का जो समूह है ये भी मौर्य काल की काफी महत्वपूर्ण गुफा हो जाती है। नेक्स्ट मूर्ति कला पढ़ेंगे। मूर्ति कला, मूर्तियों का उपयोग स्तूपों की सजावट के लिए किया जाता था। तो हमने जो स्तूप पढ़े थे तो स्तूपों की सजावट के लिए, जैसे पढ़ा था हमने पश्चिमी तोरण, जो पूर्वी तोरण था, तो उन तोरणों की सजावट के लिए लकड़ी की मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। तो मूर्तियों का उपयोग स्तूपों की सजावट के लिए किया जाता था। तोरण व धार्मिक अभिव्यक्ति के रूप में भी इनका जो है प्रयोग करते थे, इनका निर्माण करते थे। इस काल की दो प्रसिद्ध मूर्तियां थी, यक्ष और यक्षिणी। तो दो प्रसिद्ध मूर्तियां थी इस काल की, यक्ष और यक्षिणी, और ये सभी तीनों धर्म बौद्ध, जैन, बौद्ध में जो है पूजनीय थी। नेक्स्ट, यक्षिणी का सबसे पुराना उल्लेख तमिल रचना शिल्पाधिकारम में मिलता है। तो मूर्ति कला होगी। मूर्ति कला का उपयोग किस लिए करते थे, स्तूपों की सजावट में, और दूसरा तोरण व धार्मिक अभिव्यक्ति के लिए था ये। और दो प्रसिद्ध मूर्तियां इस काल की थी, कौन कौन सी, यक्ष, यक्षिणी, और ये तीनों धर्मों बौद्ध, जैन, हिंदू में पूजनीय थी। और यक्षिणी का सबसे पुराना उल्लेख तमिल रचना शिल्पाधिकारम में मिलता है। अगला मृदभांड। मृदभांड सामान्यतः उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड अर्थात चित्रित धूसर मृदभांड होते थे इस काल के, चित्रित धूसर मृदभांड होते थे इस काल में, और इसका उपयोग सामान्यतः विलासिता के वस्तु के रूप में किया जाता था। अर्थात जो मृदभांड थे, मृदभांड बर्तन होते हैं बेसिकली, ये मिट्टी के पकाए जाते हैं, उसके बाद इनमें पॉलिश की जाती है और पॉलिशदार मृदभांड होते हैं। और किस प्रकार की पॉलिश थी, या काले पॉलिशदार मृदभांड थे, जिसे हम चित्रित धूसित मृदभांड भी कहते थे। और इनका उपयोग विलासिता का मतलब शराब वगैरह सेवन के लिए इनका उपयोग मौर्य काल के दौरान किया जाता था। तो इस तरीके से हमने मौर्य काल को, मौर्य कला की स्थापत्य कला को पढ़ लिया है। ये नोट्स आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगला जो होगा वह पाल कला या फिर हम पटना कलम चित्रकारी को जो है शामिल करेंगे अपनी क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। जय हिंद, थैंक यू।